हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हरीश और आज हम आए हैं फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस या इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। +1 के फ़िज़िक्स में आप क्या करोगे। मुझे पता है हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या की, जो कि ठीक है, मुझे पता है मेरी एक वीडियो पहले आ चुकी है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी था। हम आए हैं लेकर एक वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यार डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, ये MLT वाला सिस्टम कैसे है, कैसे फार्मूलाज बनते हैं। हम पढ़ेंगे, हम करेंगे बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी की, कैसे डायमेंशनल एनालिसिस से फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हो। आप ये देखोगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस से आप किसी फार्मूला की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हो। ये सब बातें हम इसमें करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं पढ़ाई की तरफ और पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए एक बेसिक सी बात याद रखें कि सबसे पहले बात करते हैं कि ना इस फिज़िक्स में, +1 की फ़िज़िक्स में या नॉर्मली फ़िज़िक्स में आप पढ़ोगे ना, यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है, पहले तो बताओ मुझे यूनिट होती क्या है, फिर बात करते हैं यूनिट क्या होती है। यार किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। मतलब मैं लेंथ को मेज़र करता हूँ मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। लेंथ को किलो में थोड़ी मेज़र करता हूँ, वेट को मैं सेंटीमीटर में थोड़ी मेज़र करता हूँ। हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, हर चीज़ का, हर डायमेंशन का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में करते हैं, ऐसे ही वेट को केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं, पाउंड्स में करते हैं, जैसा भी है। तो ये सब यूनिट्स होती हैं। जैसे टेम्परेचर को केल्विन में मापते हो आप, डिग्री सेल्सियस में मापते हो, तो ये यूनिट्स है। बेसिक सी बात है, ये आपको पता है। तो यूनिट्स दो तरह की होती हैं, आपने सुना भी होगा। एक फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट होती है, एक होती है डिराइव्ड यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट तो नॉर्मल फंडामेंटल, हमारे फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइंड है। मैं भी लिखूंगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइंड है। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ कर हमने कुछ नई यूनिट्स बनाई। हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ कर नई यूनिट्स बनाई, नई यूनिट्स का नाम डिफाइन किया, निकाल ली उससे फॉर्मूला बनाकर। तो वो जो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके बनी, उनको बोला डिराइव्ड यूनिट। ये इससे डिराइव की गई हैं। ठीक है, क्लियर है। मैं बात करता हूँ ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है कौन सी, आपने पढ़ी होगी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कोई बताएगा? हाँ हम बताएंगे, बट बताएं कैसे, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि यार कौन कौन सी यूनिट्स हैं। आप पढ़ोगे कि एक तो होती है मास की यूनिट है। मास को आप मेज़र करते हो, मास को मेज़र करते हो SI यूनिट में, kg। मास को मेज़र करते हो kg में। एक है लेंथ, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। लेंथ मेज़र होती है मीटर में, टाइम मेज़र होता है सेकेंड्स में, टाइम मेज़र होता है सेकेंड्स में, और टेम्परेचर मेज़र होता है केल्विन में, नॉट डिग्री सेल्सियस में। ये फंडामेंटल यूनिट्स केल्विन में मेज़र करता है टेम्परेचर। क्लियर है। एक उसके बाद आता है, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट। जो नॉर्मल करंट है, जिसको आप करंट पढ़ते आए हो अभी तक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये मेज़र होता है, ये मेज़र होता है एम्पियर में, ये मेज़र होता है एम्पियर में, सुना होगा सबने। फिर एक बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला, कैंडेला। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट लेंगे, पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसको बोलते हैं मोल। तो ये यार 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिसको यूज़ कर हम और नई यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे और इनको यूज़ करेंगे। अच्छा 7 हैं, बट आपने देखा होगा कि यार हम MLT ही यूज़ करते हैं। कभी कभी K आ जाएगा, बहुत रेयर। ये 3 नहीं यूज़ होंगी आपके लिए, बट आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो अच्छा ये कैसे यूज़ करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसको डिनोट करते हैं L से, टाइम को डिनोट करते हैं T से, टेम्परेचर को डिनोट करते हो K,
केल्विन से, एम्पियर को डिनोट करते हो ए से, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी को डिनोट करते हो सी डी कैंडेला, और मोल को तो पता ही है डिनोट करते हैं MOL मोल से। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। चलते हैं आगे। तो इसके बाद आपको पता होगा कि यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, जैसे यार मैं बात करता हूँ कि मैं बोलूँ कि आपको बोलूँ मैं कोई कि आप अपनी हाइट बताओ, आप अपनी हाइट बताओ, तो कोई बोलेगा 6 फुट, कोई बोलेगा 5 फुट, कोई बोलेगा 5.5 फुट, है ना। तो हमारे इंडिया में क्या है, हम हाइट को फीट में मापते हैं, फीट में मापी जाती है हाइट। मैं बोलूँगा यहाँ से कहीं का डिस्टेंस बताओ, तो मेरे को डिस्टेंस आप किलोमीटर में बताओगे। आप कहीं और कंट्री में जाओगे, वेस्टर्न कंट्री में, उनसे उनकी हाइट पूछी जाएगी तो वो हाइट आपको सेंटीमीटर में बताएंगे। उनसे उनका वेट पूछा जाएगा तो वो वेट आपको पौंड्स में बताएंगे। आपको हाइट फीट में बताओगे और वेट केजी में बताओगे। डिफरेंस है। तो ऐसा ही हर चीज़ की यूनिट मेजर करने के लिए हर बंदा, हर कंट्री अपने अपने रूल लगा रही। मतलब डिफाइंड तो है वो यूनिट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा यूनिट डिफाइंड नहीं, बट एक स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसी यूनिट रखे जो सब भी फॉलो करें। अब मैं उसको पूछूंगा पाउंड्स, कई बार इंडिया वालों को नहीं पता एक पाउंड में कितने केजी होते हैं, तो एक हाँ वो यूज़ करते रहे इसको, बट एक स्टैंडर्ड यूनिट रखी जाए जो सब देशों को, सब कंट्रीज़ को पता हो। तो उन्होंने एक SI यूनिट बनाई, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक SI यूनिट बना दी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। याद होगा हम SI यूनिट पढ़ते हैं हर चीज़ की, पक्का। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग सिस्टम फॉलो होते हैं वो 3 तरह के हैं यार, वो भी पढ़ लो, बेसिक्स पता होना चाहिए, पढ़ भी रखा होगा कई बच्चों ने, तो अगर पढ़ रखा है तो आगे कर देना, नहीं सुन लो। तो 3 तरह के यूनिट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपने सुना होगा MKS, एक सुना है CGS, एक होता है FPS और एक होता है SI, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये वाले सारे देश, सारे कंट्रीज़ को ये तो पता ही होगा। सब कंट्रीज एक स्टैंडर्ड तो फॉलो करेंगे SI के हिसाब से, अपने देश में वो कुछ भी करते रहे, बट जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इस यूनिट का सबको पता होगा। और बता दिया कि ये तो सबको पता होगा यार, तुम कुछ भी यूज़ करो, बट जब हमसे बात करेंगे तो इसमें बात करो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। तो MKS में क्या है, ये तीनों की बात करता है। MLT, मास, लेंथ और टाइम को कैसे कैसे डिनोट करते हैं। MKS सिस्टम में मास को केजी में डिनोट करते हैं, ये रख के, लेंथ को मीटर में करते हैं, M फॉर मीटर, और S को सेकंड में करते हैं। देखो तीनों में ही ये तो सेकंड ही रहेगा, टाइम है ना जो, वो तो सेकंड में ही मेजर होगा तीनों के अंदर, इसको तो याद रखना। CGS के अंदर जो मास है उसको ग्राम में मेजर करते हैं, G फॉर ग्राम, और ये होती है लेंथ होगी सेंटीमीटर में, C फॉर सेंटीमीटर, और ये साइड। FPS में मास हो जाएगा पाउंड में, पाउंड्स, LBS, ठीक है, और लेंथ हो जाएगी फीट में या फुट में, और टाइम तो सेकंड में ही रहेगा। तो समझ आया, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। पाउंड पता ना, अरे रेसलिंग देखी होगी बचपन में सबने, WWE, तो उसमें बोलते थे कि ये यार रेसलर आया बिग शो अंडरटेकर, इसका वेट है 502 पाउंड्स, इतना ज़ोर ज़ोर से तो बोलते थे ना यार, वो याद होगा ये तो सबको, पक्का। तो ये होता क्या, पाउंड्स कुछ नहीं होता। एक पाउंड के अंदर या ऐसा करो 1 kg के अंदर 2.2 पाउंड्स होते हैं, याद रखना। 1 kg के अंदर 2.2 पाउंड्स को ऐसे भी डिनोट करते हैं, LBS लिखते हैं, ये तो पाउंड नहीं लिखते। एक वो इंग्लैंड की करेंसी होती है पाउंड, वो पाउंड नहीं होती, वो पौंड होती है, याद रखना, ठीक है। चलें आगे, ओके लेट्स गो। तो इतनी ज़्यादा बकवास करने के बाद सिंपल सी बातें, हम बढ़ते हैं आगे और हम करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, कुछ फार्मूलाज की, ताकि आपको डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आए होती क्या है। तो मैं बात करता हूँ, सिंपल बात करते हैं, मास की डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। मास की डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगी, हम ML और T में डिनोट करेंगे इसको। देखो मास के पास क्या होता है, मास ही तो होता है, तो इसकी डायमेंशनल में से एक मास M, इसके पास L नहीं है तो उसको 0, और T नहीं है वो भी 0, ठीक है। ऐसे MLT की तो ये हो जाएगी। लेंथ की क्या होगी, कोई भी लेंथ है उसकी क्या होगी, उसकी हो जाएगी L1, M कुछ भी नहीं है और T भी कुछ भी नहीं है तो वो भी 0, पक्का। टाइम की क्या होगी, टाइम क्या है, टाइम सेकंड्स में है तो T1, M कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है तो ये 0 0।
जैसे आप मेरे को बताओ वेलोसिटी की डायमेंशनल एनालिसिस, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी होता क्या, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरह की, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से कितना गया तो मैंने कितनी लेंथ किया, और टाइम तो टी होता है। मास है कुछ वेलोसिटी में, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी कि इसमें मास तो है ही नहीं फॉर्मूले में, तो m को 0 दे देंगे। लेंथ है, लेंथ है तो लेंथ हो जाएगी 1, और t है नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये -1। तो इसको आप ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, एक ही बात है। m 0 है तो हम लिखते भी नहीं है, आप लिखो, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लिखो, जो भी 0 है उसको m0 t0 ऐसा रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे इस पे पहुंच जाओगे, बट अभी के लिए लिखो। ठीक है, जैसे आप बोलो यार एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ, डायमेंशन एनालिसिस करो। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो फॉर्मूलाज याद होंगे तो डायमेंशन एनालिसिस बड़ी आसान रहेगी। आपको कई चीज़ों के फॉर्मूला नहीं पता करेंगे तो डायमेंशन एनालिसिस में आप दिक्कत करोगे। वेलोसिटी क्या होती है, ये निकाली हमने, और टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम होता है, तो ये t ऊपर जाकर -1 होगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये होती है LT-2, या m0 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना 0 के लिखोगे m0 तो भी सही है, LT-2 लिखोगे अकेला तो भी सही है, ठीक, पक्का। ऐसे ही आप दुनिया भर के फार्मूलाज की डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी फार्मूला उठाओ, कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी उठाओ, उसकी एनालिसिस करो और फार्मूला रखो और आंसर आ जाएगा। जिस मर्जी की कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे एक और कर लेते हैं, बाकी खुद करते हैं ना। जैसे आप बोलो फोर्स की कर देते हैं, फोर्स, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा मास क्या होता है, मास होता है m, एक्सेलरेशन ये निकाल लिया यार हमने, तो क्या आया MLT-2, M1 L1 ऐसे आइए, MTLLT-2 का मतलब क्या है, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो MLT-2, MLT-2, वो M0LT-2 था, यानी कि ऐसा था, कंफ्यूज मत हो ना, वो LT-2 था, ये MLT-2 है। ये याद रखना तुम्हें, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स का तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 लिखवाए, और दुनिया भर के हैं, उसको पढ़ लेना और खुद कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। इसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसको समझे, इसके बेस पे एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, इसको नोट कर लें, ठीक है। कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ये कहता है किसी भी फॉर्मूला, जो भी एक फॉर्मूला लिखेगा उसमें जो डायमेंशन है हर क्वांटिटी की, जो डायमेंशन है हर क्वांटिटी की वो सेम होगी, हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी, हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी। जैसे मैं बोलूँ यार एक फॉर्मूला है, ऐसे लिख देता हूँ A+B=C, मान लो ये फॉर्मूला है यार, A+B=C, तो ये बोलता प्रिंसिपल हमारे, जो इसकी डायमेंशन है वो ये MLT वाली डायमेंशन में वो इसके बराबर होगी, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी, और इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ A+B-C=0, यानी कि जो इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होगी। क्यों सेम होगी, अरे यार अगर डायमेंशन सेम ना होती तो क्या ये प्लस माइनस हो पाते, नहीं हो पाते। अगर इनकी डायमेंशन सेम ना हो तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, नहीं समझ में आया। अच्छा ये देखो, मैं बोलता हूँ तुम्हारा वेट है 10 kg, तुम्हारी हाइट है 5 फीट, तो तुम्हारा हाइट और वेट बताओ, मतलब ऐड कर दो 10 kg और 5 फीट को, इतना मत कर दोगे, 10 kg में 5 फीट ऐड कर सकते हो, आप बोलोगे हाँ हम ऐड कर सकते हैं, ये लो 15 kg और फीट, ऐसा लिख देंगे हम। गलत है, ऐसा कैसे कर दोगे यार तुम, सेम डायमेंशन होगी ना, kg में kg को ऐड कर सकते हो, फिट में फिट को ऐड कर सकते हो, सेम डायमेंशन ही तो ऐड होती हैं, और जब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इनकी भी तो डायमेंशन सेम होगी यार, इनकी भी तो डायमेंशन सेम होगी क्या नहीं होगी।
अगर इनकी डायमेंशन अलग अलग होती तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहे होते? सेम डायमेंशन ही तो आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको बोलूं 5 मीटर पर सेकंड के अंदर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड कर दो, नहीं कर सकते। डायमेंशन सेम होगी तभी ऐड कर सकते हैं। केजी के अंदर फीट ऐड नहीं कर सकते, सेंटीमीटर के अंदर सेकंड्स ऐड नहीं कर सकते। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? पक्का? तो इनकी डायमेंशन सेम होगी, ये बोलती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। या ये या इसका मतलब ये भी है कि हम सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, नहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, लिखवाऊं क्या? लिख लो। तो ये प्रिंसिपल होमोजेनाइटी कहता है डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म of an equation must be same। यानी कि यार उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जितनी बड़ी ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये एक उसकी इक्वेशन में जितनी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन सेम होगी, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा, नहीं हो नहीं पाता। अभी हमने एग्जांपल भी किया था, ऐसे ही मजाक से की बात है। अच्छा, ये काम कहाँ आएगा? ये डायमेंशंस निकालने में काम आ जाएगा। जैसे हम इसका कैसे फ़ायदा देगा हमें ये समझो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे काम करेगा। ये बोलते हैं फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन, नीचे लिख रखी है क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है ये a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है किसी डिस्टेंस के इक्वल। अच्छा, ये कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसके इक्वल दे रखा है, तो आप क्या बोलो? ए बी और सी डी की डायमेंशन बताओ। अच्छा, इसमें जो टी है, ये टी लिख रखा है, ये क्या है? ये टाइम है, ये टाइम है। और आप इसकी डायमेंशन बताओ ए बी सी और डी की। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे, ये बोलोगे अच्छा इसको ऐसा लिखो, डी क्या है? डिस्टेंस है। डी क्या है? डिस्टेंस। डी एक डिस्टेंस, यानी उसकी डायमेंशन एनालिसिस होगी एल, m0 l1 t0। तो मैं इसको l लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आऊँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी टी, इसकी डायमेंशन t, प्लस सी टाइम की डायमेंशन ये t, डी टी क्यू, और इसकी डायमेंशन l। ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेके आ सकता हूँ यार, प्लस माइनस इधर उधर कर सकता हूँ। कौन पूछ रहा है? कोई रोक रहा है मेरे को? कोई नहीं रोक रहा मेरे को। ठीक है, समझ आया? अब इसका मतलब ये है कि आपस में ऐड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये अगर ये आपस में ऐड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी, इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी या नहीं होंगी? अरे यार, ये आपस में ऐड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन सब की डायमेंशन एम एल और टी की फॉर्म में जो होगी वो सेम होंगी, सेम नहीं होंगी। अगर सेम नहीं होती तो ऐड कैसे होते? अगर ये सेम नहीं होते किलो 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 या सेंटीमीटर मीटर मीटर के, तो ऐड कैसे होते? ये मान लो सेंटीमीटर होता, वो मान लो केजी होता, वो मान लो सेकंड होता, तो ऐड हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी कि इसकी हुई एल, इसकी हुई एम, इसकी हुई टी, तो डायमेंशन एनालिसिस अलग, तो ऐड नहीं हो सकते। इसका मतलब इनकी डायमेंशन एनालिसिस सेम है। इसका मतलब ये हुआ डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी का क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ एल। ये सबकी डायमेंशन एल के बराबर होगी। इसका मतलब सबकी डायमेंशन एल के बराबर होगी। यानी कि ए की डायमेंशन क्या हुई? एल, यानी कि क्या हुई? m0 lg1 और t0, यही तो हुई डायमेंशन। बी की क्या हुई? बी की हुई बी टी इज इक्वल टू एल, ये टी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी की डायमेंशन हुई l बाय टी, यानी कि एल टी माइनस 1। यानी कि बी क्या हुआ? एल टी माइनस 1 किसकी डायमेंशन होती है? एल टी माइनस 1 डायमेंशन होती है वेलोसिटी की। यानी कि ये जो बी है ये एक वेलोसिटी है। कौन सी इनिशियल फाइनल है उससे हमें कुछ नहीं लेना, देखने से पता चल रहा है। अच्छा, इसमें देखो सी टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिखता हूँ सी टी स्क्वायर की डायमेंशन भी एल के बराबर होगी, तो सी की डायमेंशन क्या हुई? एल टी माइनस 2।
समझ में आया? LT-2 कैसे आया? ऐसे आया यार, ऐसे आया। टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, डी की बताओ। अच्छा, डी की डायमेंशन ये होगी LT-3। तो ए की आई L, कहाँ गई? ए की आई ML0T0, बी की आई M0LT-1, ऐसे सी की आई LM0LT-2, डी की आई M0LT-3। M0 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। हाँ, प्रैक्टिस करो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें लगाओ, गलती नहीं होगी। ठीक है, पक्का? चलें भी आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। अभी एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करो, डायमेंशन निकाल लो। ए बी P = A - T/BX का इसका स्क्वायर भी है, नहीं ये है A - T²/BX, P, जिसमें P है जो वो प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। P क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है। और जो T है वो क्या है? वो टेम्परेचर है। और X क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। ये चीज़ें गिवन है। आपको A और B की डायमेंशन निकालने को बोल दिया गया है, आपको A और B की डायमेंशन निकालने को बोल दिया गया। तो आप क्या करोगे? वही P - A - T²/BX = 0, यानी कि इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन सेम होगी। ऐसा मत करना इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, नहीं 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 नहीं, अरे ये अकेला है, ये एक है पूरा, तो ये सारे का सारा उठकर इधर आया, तो इस सारे की डायमेंशन P के बराबर लिख तो रखा था, P = दिस। तो जो इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन, पूरे की डायमेंशन एक होगी, तो इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन सेम होगी। नहीं समझ में आया? अरे इसकी देखो, जो ये है वो इस पूरे के बराबर है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होगी। इसको उधर लेके आएंगे तो इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन सेम होगी। प्रेशर की डायमेंशन बताओ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? M0LT-2, नहीं M1 होता है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? L × L, यानी कि L²। यही तो होता है। L² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 तो क्या हो जाएगा? M1L-1T-2। ठीक है, तो प्रेशर होगा ये, यानी कि जो इसकी डायमेंशन है M1L-1T-2, वही डायमेंशन इसकी होगी A - T²/BX की। जो इसकी डायमेंशन वही डायमेंशन इसकी। बट एक बात और देखो, जो इसकी डायमेंशन वही डायमेंशन इसकी, ये तो सेम है एक ब्रैकेट के अंदर। जो डायमेंशन A की होगी वही डायमेंशन T² की होगी, क्योंकि ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये पूरा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपस में हो रहे, तो इनकी तो डायमेंशन सेम होगी। तो A की डायमेंशन क्या हुई? A की डायमेंशन हो जाएगी M0T2L0। ML तो है ही नहीं इसके पास, T है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी T2। तो A की डायमेंशन हो गई T2, A की डायमेंशन आ गई। अब इस पूरे की डायमेंशन इसके बराबर है। इस पूरे की डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन थी M1L-1T-2, और पूरे की डायमेंशन, इस A की डायमेंशन हमने निकाल ली T2, इसकी डायमेंशन हमने निकाल ली T2 डिवाइडेड बाय BX। X की डायमेंशन है हमारे पास, X की डायमेंशन हमारे पास L। X क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी डायमेंशन होगी L। उसकी डायमेंशन क्या होगी? L होगी या नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? ठीक, तो इसको इधर ले आऊँगा, T2 से T2 कट जाएगा, खत्म हो गया, तो कट गया, T2 - T2 कट गया। हाँ, ऐसे कैसे कट जाएगा यार, कमाल के बंदे हो तुम, ऐसे नहीं कट सकता। किसने बोला कट गया? नहीं कट सकता भैया, नहीं कट सकता। अरे ये डायमेंशन है, T² डायमेंशन है, किसी की डायमेंशन T² थी, समझो, किसी की डायमेंशन, मैं बोलता हूँ कोई डायमेंशन था सेकंड स्क्वायर में, T मतलब सेकंड का स्क्वायर, 10 सेकंड स्क्वायर में से 5 सेकंड स्क्वायर माइनस कर दिए तो आंसर आएगा 0 सेकंड स्क्वायर। आंसर आएगा 5 सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, इसका मतलब T² को T² में डायमेंशन माइनस करोगे तो कटेगा थोड़ी यार,
मुझे पता था तुम बोलोगे कट गया, कटेगा नहीं, इसकी डायमेंशन तो टी स्क्वायर ही रहेगी। टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर डायमेंशन माइनस करनी है, वैल्यू नहीं करनी। वैल्यू तो होगी जितनी होगी, डायमेंशन तो वही रहेगी। सेम डायमेंशन माइनस करोगे तो डायमेंशन में तो आंसर सेम आएगा ना यार, डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगी। 10 में 5 ऐड करोगे, 10 kg में 5 kg, तो आंसर तो 15 kg आएगा। ये सेकंड स्क्वायर है, 10 सेकंड स्क्वायर में 5 सेकंड स्क्वायर ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 15 सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन थोड़ी बदल गई ऐड करने से, ऐसे सब्ट्रैक्ट करने से डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगी, चाहे कुछ भी होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा b इंटू एल। बी को उधर भेज दो, बाकी को इधर ले आओ। b इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई एल इंटू एम, एल माइनस 1 टी माइनस 2। सही है क्या, टी माइनस 2 है ना। हाँ, तो देख लो क्या कटता है, ये l माइनस 1 से l प्लस 1 कट जाएगा, t माइनस 2 से नहीं, ये तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कटेगा क्यों, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 l 0 t 4 हो जाएगा। m माइनस 1 l 0 t रेज टू द पावर 4। ये हुई डायमेंशन किसकी, ये किसकी, b की डायमेंशन आई। ओके, ये मत भूलना यार, डायमेंशन नहीं कटेगी। अब सेम डायमेंशन कटेगी नहीं, वही आंसर आएगा जो सेम डायमेंशन होगी। ठीक है, चलें आगे, पक्का। और क्वेश्चंस करना, और बुक से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ये डायमेंशन का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी है, हमने डायमेंशन निकाली है ABCD की यार, ये और कहाँ काम आती है। ये बड़ी काम, मतलब बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ है, ये बड़ी सारी चीज़ों में काम आती है। ये दो चीज़ों में तो पक्की काम आती है। वो 2 चीज़ें क्या है, पहली तो ये है कि किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहला यूजफुलनेस है इसकी, कहाँ यूज़ होती है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे देखो ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा क्या ये इक्वेशन सही है, बताओ। अब बोलोगे सही है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे चेक करोगे इसको, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे बता देगी ये सही है। बड़ी अच्छी चीज़ है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे बताएगी, कैसे सही है। देखो, आप अगर इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी लगाओगे, इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी डायमेंशन है वही इस पूरे की डायमेंशन होगी और वही इस पूरे की डायमेंशन होगी, नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा। देखो s माइनस यू टी पूरे का पूरा आउट कराया, और ये भी माइनस आया हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पूरे का पूरा आउट कराया। जो ये पूरे हैं, इन तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी, इन तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी। तो s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, s की डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t0। अच्छा, u क्या होती है, वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1। t की डायमेंशन t, बचा क्या, एक्सेलरेशन की डायमेंशन m l1 t माइनस 2, ये तो होती है m0। पुट कर दो इसमें, देखो सही आएगी, सही आएगी, क्या दिक्कत है। देखो, जो इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन आनी चाहिए, वही इसकी डायमेंशन आनी चाहिए। s की डायमेंशन क्या आ रही है, s की डायमेंशन आ रही है l1, l आ रही है, अकेली l आ रही है, तो इसकी डायमेंशन भी l आनी चाहिए। चेक करो, u क्या है, ये lt माइनस 1 इंटू टी की डायमेंशन प्लस 1, टी से ये कटा तो आंसर क्या है l, इसकी डायमेंशन भी l है। इसकी देखो हाफ इंटू a lt माइनस 2 इंटू T2, तो T2 से माइनस 2 कटा तो क्या आई l, हाफ आया, कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, तो इसकी भी l, इसकी भी l, इसकी भी l, तो ये इक्वेशन करेक्ट, तीनों की डायमेंशन l आई, तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। हमने करेक्टनेस इसकी चेक कर दी कि ये इक्वेशन बिल्कुल ही करेक्ट है, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक और करते हैं ताकि आपको समझ में आए, एक और लेते हैं। आप चेक करो इसकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये भी इक्वेशन सही है भैया, ये भी इक्वेशन सही है, इसको कौन गलत बोल रहा है, हमने पढ़ी है ये। बट प्रिंसिपल होमोजेनाइटी लगाओ इसमें, वो करेक्टनेस बताएगा। देखो, जो इसकी डायमेंशन वही इसकी डायमेंशन, वही इसकी डायमेंशन। v की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2, इसकी डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 2, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 2, इसकी क्या होगी, देखो ये तो सेम डायमेंशन होगी, सेम, हाँ ये सही है, इसकी डायमेंशन है। इसकी क्या होगी, 2 इंटू 2 को छोड़ो,
वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ए क्या होगा, LT-2, LT-2। एक्सेलरेशन क्या होती है, अच्छा ये है LT-1। दोबारा करते हैं, ठीक है। इसकी करेक्टनेस चेक करो। देखो जो इसकी डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ v², वही डायमेंशन ऑफ u² होनी चाहिए, वही डायमेंशन ऑफ 2as होनी चाहिए, तभी तो इक्वेशन सही हो जाएगी कि ये इक्वेशन फॉर्मूला सही है। तो देखो v क्या होती है, वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन आएगी LT-1, सही है। ये भी वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन आएगी LT-1, दोनों ये तो सही हो गए। इन दोनों की तो इक्वल हुई। तीसरी देखो 2 × 2 को छोड़ो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन उठाओ, एक्सेलरेशन क्या होगी, LT-2। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, L। तो क्या आंसर आया, ये आंसर क्या आया, ये आया L2T-2। अच्छा इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर भी तो था ना, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, LT-2, ये लो, और ये क्या आया, L²T-2। तीनों की डायमेंशन सेम आई, तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक, ओके। चलें आगे की तरफ। दूसरी बात है यार, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, तो ये काम आता है यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कैसे, जैसे मैं बोलूँ 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर दो, डायन्स में कितना आएगा पता है हमें पता है 10⁴ आएगा। हमने रट्टा मार रखा है, सर हमें क्यों पंगे लें ये, अरे वेरीफाई कर सकते हो, आपको ये तो पता है, कोई और दे दी जाए उल्टा सीधा तो कैसे निकालोगे, बोलेंगे कि इस मेथड से निकालो, रट्टा मार रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे काम आएगा, माइक की तार फिर उलझ गई, इसका हर बार का काम हो गया है कि ये तार उलझ जाती है, इसको थोड़ी सी खोल देते हैं भैया, खुल जा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो ये 1 न्यूटन किसकी यूनिट है, ये यूनिट है फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो MLT-2, यही होता है, ये फॉर्मूला रहा। इधर रख लो 1 यूनिट, इधर रख लो दूसरी यूनिट। जैसे इधर न्यूटन वाली ये कौन सी यूनिट है, ये SI यूनिट है, तो SI यूनिट के सारे पैरामीटर से लिखो, क्या कहते हैं MLT, इसमें भी क्या आता है MLT। 1 न्यूटन, इसका फॉर्मूला क्या है, मास, ये लेंथ OT, इसमें मास कितना है, मास इसमें 1 है, L कितना है इसमें, L भी 1 है, T कितना है इसमें -2 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी तो यार यूनिट चेंज हुई, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा डायमेंशन, ये भी 1 1 और -2 रहेगा। अच्छा ये 1 क्या है, ये मास क्या है, ये मास किस में है, फोर्स का मास किस में होगा, kg में होगा, kg में होगा ना। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, kg m/s², यही तो न्यूटन होता था, kg m/s², यही नहीं होता था, इसी को तो न्यूटन बोलते थे, kg m/s², इसी को न्यूटन बोल दिया गया, kgf बोलते हो जिसको, ठीक। तो ये मास kg में है इसका, लेंथ इसकी मीटर में है, और टाइम इसका सेकंड में है, टाइम तो सेकंड में ही है, -2 है पर है तो सेकंड में। CGS में क्या होता है, ये कौन सी यूनिट है, ये CGS यूनिट है, तो ये CGS में होगा सारा कुछ। तो मास CGS में किस में होता है, मास CGS में किस में होता है, ग्राम में होता है। लेंथ CGS में किस में होती है, सेंटीमीटर में, और ये किस में होता है, सेकंड में ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आया, धीरे चल रहा हूँ ताकि समझ में आए, ओके। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा इसका, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला इसका यही रहेगा MLT-2, इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। हाँ यूनिट बदली है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलेगा, MLT-2, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए जो आप फॉर्मूला लगाते हो वो होता है N1U1 = N2U2, ये फॉर्मूला याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें, N1U1 N2U2। अच्छा ये N क्या है, N1 यह है पहली यूनिट, जो यूनिट ये रही, जो भी यूनिट को चेंज करना है वो यूनिट, और चेंज करना है वो यूनिट, वो दोनों रख देनी है। पहली यूनिट क्या है, न्यूटन, और उसको किस में चेंज करना है, डायन में। 1 न्यूटन को डायन में चेंज करना है तो N1 की जगह 1 रखेंगे, और डायन में चेंज करना तो हमें पता नहीं वो N2 कितना, यही हमें निकालना है। U1 U2 का U1 ये रहा, ये U1 ये U2, जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है, U1 U2।
रख दो इसको, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। किस यूनिट को चेंज करना है? इसको। कितने को? 1, 1 न्यूटन को 1। u1 कितना हुआ? mlt-2 इज इक्वल टू, किसको चेंज करना है? इसको। कितने आएंगे यही तो पता नहीं, हमें n2 ही निकालना है, तो ये आएगा mlt-2। यहाँ तक समझ में आया? अभी किसी को दिक्कत? दोबारा बताऊं? नहीं। चलो फिर इसको कर देते रब। जिसने नहीं लिखा था वो पीछे जाए और वीडियो को दोबारा चलाए और नोट कर ले। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, इसमें से n2 की वैल्यू निकालो। n2 की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगी mlt-1 अपॉन t-2 अपॉन mlt-2। सेम यही आएगी, सेम यही तो आएगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो m/m रेज टू द पावर 1, l/l रेज टू द पावर 1, t/t रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। ये वाला जो m था, ये वाला जो m था पहले वाला, देखो ये m क्या था? ये मास किस में था? मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मास था kg में, और ये मास किस में था? ग्राम में, रेज टू द पावर 1। ये लेंथ किस में थी? ये थी मीटर में, और ये लेंथ दूसरे वाली किस में थी? सेंटीमीटर में। सीजीएस में कन्वर्ट करनी है ना, तो ये सेकंड में थी, ये भी सेकंड में था, और ये था -2। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको कन्वर्ट कर दो, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो इस यूनिट को भी सीजीएस में ले जाओ। केजी सीजीएस में कितना होगा? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? सेकंड और सेकंड ये तो कट ही जाएंगे, इसको तो भूल ही जाओ। ये सेम ग्राम में आ गया, तो ये क्या आया? ग्राम, और ये तो 1 सेकंड ही रहेगा। सेकंड तो रहेगा, यूनिट तो नहीं जाएगी, कट जाएगा, अलग बात है। तो सेकंड t-2 ही रहेगा। तो ये कितना आया? 1 2 3 4 5 इंटू, यानी कि 10⁵ तो क्या हुआ? कितने डाइन हुए? 10⁵ डाइन हुए। यही तो आंसर आता है। समझ में है? दोबारा सुनो। पहले तो दोनों साइड में किस यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है वो लिख लो। जिस यूनिट से करना है उसके डायमेंशन क्या आते हैं वो लिख लो। मास उसमें क्या है? केजी में होगा, एल किस में होगा, टाइम किस में होगा। जिसमें कन्वर्ट करता है उसमें किस में कन्वर्ट होगा वो लिख लो। फिर उसके बाद फॉर्मूला n1 u1 और n2 u2 को कन्वर्ट कर दो। अब देखो कि n2 गिवन है तो n1 को निकालना है, या n1 गिवन है n2 को निकालना, वो देखो। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालो और इसकी यूनिट्स रख दो यहाँ पर, और आंसर आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस सुना होगा, मॉडुलस कितना है? 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि सीजीएस यूनिट में कर दो। ये इसकी ऐसे यूनिट है, इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, करो। ठीक है जी, अगला टॉपिक है कि हम कैसे रिलेशन निकाल लेंगे, डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर हम कैसे किसी रिलेशन को निकालेंगे, यानी कि कैसे फॉर्मूला बना देंगे। आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, F = ma, S = ut + ½ at², बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं। जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो आप, ये फॉर्मूलाज आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर भी बना सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो समझो। तो जैसे मैं अभी इसकी एग्जांपल लेता हूँ, बोला कि F और M और A के बीच में एक फॉर्मूला डिराइव कीजिए, जिसमें बोल रखा है कि F तो फोर्स है, F = फोर्स। इन्होंने बोला है कि फॉर्मूला डिराइव करें। F के बीच में मास है बॉडी का, M मास है, A एक्सेलरेशन, ये गिवन है। आप याद में रखो, मतलब आपको पता है F = ma होता है कि मान लो हमें नहीं पता, हम फॉर्मूला डिराइव करने जाते हैं। F गिवन है मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, कि ये जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिलेशन बताओ इनके बीच में क्या आएगा, तो रिलेशन बताओ क्या आएगा। तो मुझे पता नहीं है इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं मान लेता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मैंने मान लिया, हो शायद इन्वर्सली हो भी सकता है। आप डायरेक्टली मान लो, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। इन्वर्सली हुआ भी तो भी आएगा, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A।
अब ये नहीं पता कि m के कितने प्रोपोर्शनल, m के ही प्रोपोर्शनल है, m के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, m के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये किसने बताया? आपको तो फॉर्मूला पता है कि m के स्क्वायर का, नहीं हमें नहीं पता होगा तो हम मान लेंगे कि शायद कुछ m रेज़ टू द पावर x और a रेज़ टू द y के प्रोपोर्शनल। x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं ना स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, मुझे पता थोड़ी, मुझे तो फॉर्मूला पता है, मैं मानता हूँ आपको पता है, बट आप मानो कि आपको पता नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम x की वैल्यू 0 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, ऐसे y के भी कितनी भी हो सकती है, पक्का। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लेके आएंगे, एक वैल्यू k कांस्टेंट, उसको लिखेंगे mx रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सोच लो, ठीक है। जहाँ पर ये k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ते आए हो, इसको क्या बोलते हैं लिख नहीं रहा मैं। करो इसकी डायमेंशंस रख दो, जैसे यहाँ इसकी डायमेंशंस रखेंगे, इसकी होती MLT-2 रख सकता हूँ, k की कोई डायमेंशन नहीं होती, छोड़ दो। m की डायमेंशन होती m रेज़ टू द पावर x लिख दूंगा, a की डायमेंशन होती LT-2 रेज़ टू द पावर y। अभी कोई दिक्कत किसी को, अभी किसी को कोई दिक्कत हो, इसको खोल दो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ m और l रेज़ टू द पावर y और t रेज़ टू द पावर -2y। कोई दिक्कत? क्या करो, डायमेंशनल एनालिसिस को कंपेयर करो, डायमेंशनल इक्वेशन को कंपेयर करो, m और m को कंपेयर करो। यहाँ पर m की कितनी है 1, यहाँ पर m की कितनी है 1, सही है, बराबर होनी चाहिए। अब देखो यार ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा f माइनस के, तो ये इनकी डायमेंशनल एनालिसिस भी तो सेम होनी चाहिए। m की डायमेंशनल एनालिसिस सेम है, देखो m की 1 एंड m की 1, इधर l की 1, उधर भी l की 1 ही होनी चाहिए, उधर भी तो l की 1 ही होनी चाहिए। इसका मतलब जो l की यहाँ डायमेंशन है 1, वो उधर वाली l की डायमेंशन के बराबर होगी, जो कि होगी y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 1। जो t की डायमेंशन है -2, वही t की डायमेंशन इधर होनी चाहिए, यानी कि आई -2y, यानी कि y कितना आया, y भी आया 1, y भी आया 1, यानी कि f क्या हुआ, k m रेज़ टू द पावर x a रेज़ टू द पावर y, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, तो k m a, तो फॉर्मूला आ गया k m a। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता रहेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो फॉर्मूला f इक्वल टू m a आया। ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला यहाँ तक फॉर्मूला देगा, k की वैल्यू देगा ही देगा, वो हम बाद में एक्सपेरिमेंटली निकालें कितनी आई तो उसमें रख देते तो आंसर आ जाता है, ठीक है। इसकी ये लिमिटेशन है, बट ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला कांस्टेंट आएगा ही आएगा, हर एक में आएगा। समझ में आया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यार हाँ ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वाला भी सॉल्व करेगा। जैसे बोलेंगे कि टाइम पीरियड निकाल लो एक पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाल लो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे। मास ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है दूसरी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है पेंडुलम, मास पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो t के लिए एक डेरिवेशन निकालो इसकी फॉर्म में, करोगे खुद ट्राई करो, टाइम देता हूं तुम्हें। चले 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है मैं करता हूँ, नोट तो कर लिया होगा, मैं करता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम था वो डिपेंड करता था लेंथ पे, तो मैं मान लेता हूँ लेंथ पे डिपेंड करता है। अब लेंथ के स्क्वायर पे करता है, क्यूब पे करता है, सीधी लेंथ पे करता है, हमें पता नहीं तो मैं एक्स लिख, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लूंगा मैं। इन्वर्सली हुआ तो अपने आप आएगा, जैसे आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है यार, 1/2 पाई √L/G, यही तो होता है √L/G। ओके जी, तो मैं मान लूँगा ऐसे ही वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा y, ऐसे ही वो डिपेंड करेगा ग्रेविटी के ऊपर रेज़ टू द पावर z। मुझे पता नहीं स्क्वायर में है डेफिनेशन में है या कैसे भी है, तो मैं इसको निकाल लूँगा t = k L रेज़ टू द पावर x m रेज़ टू द पावर y और g रेज़ टू द पावर z। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। t का डायमेंशनल फार्मूला रखो m0 L0 t1 = k, l का रखो lx, m का रखो my, g का रखो, g का होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -2 रेज़ टू द पावर z। इसको खोल लो, ये क्या हो जाएगा lx my और l-2 t-2 l-z और t-2z, t-2z सही है। l ये भी रहा, तो l की रेज़ टू द पावर हो जाएगी x + z,
m की हो जाएगी y और t की हो जाएगी -2 ऑफ z। ये समझ में है। और इधर है m L0 t इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो इधर डायमेंशंस हैं वही इधर होनी चाहिए, यानी कि m की डायमेंशन जो इधर है वो इधर होनी चाहिए। m की, अब इधर देखो, जो इधर डायमेंशन है वो इधर होगी। t की डायमेंशन इधर कितनी है, t की डायमेंशन इधर कितनी 1, तो यानी कि t की डायमेंशन 1, उधर कितनी -2z, तो z कितना आएगा -1/2। सही है, z कितना आएगा -1/2। l की डायमेंशन इधर 0, उधर कितनी है x + z, तो 0 इज इक्वल टू x + z, तो z की वैल्यू ये रही -1/2, तो x कितना आएगा -1/2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आया 1/2, x आया 1/2, z आया -1/2। y देखो, y की डायमेंशन इधर कितनी है, y की डायमेंशन इधर कितनी 0, y की डायमेंशन इधर कितनी 0 और उधर कितनी है y, तो y कितना आया 0 आया। देखो x आया 1/2, y आया 0, z आया 1/2। अब यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ गए, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, k⁻⁴ रब कर देता हूँ, रब कर दो, यहाँ लिखते हैं सामने, यहाँ लिखते हैं k l⁻x, l⁻x 1/2, ठीक है जी, m⁻y 0, g⁻−1/2, m⁻0 ये तो 1, ये तो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता टाइम ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो ये तो गया। तो क्या बना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √L, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ √g, तो ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ k√L/g। यही तो फॉर्मूला है, k की वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे आएगी 1/2 पाई, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये दिक्कत है इसकी, ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू नहीं बता पाता, वो हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़े, बट रिलेशन बता देगा उनका क्या है, उनका रिलेशन बता देगा। सही है, पक्का समझ में आया होगा होपफुली। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें घर पे, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें ताकि आपको और समझ में आए। जैसे मैं तुम्हें, चलो रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करें तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक, पक्का। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। होपफुली हम अगला टॉपिक करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाए। तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।